हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर क्लास 11th चैप्टर नंबर 10। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन का मतलब, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो जो सेल साइकिल की डेफिनेशन हमें एनसीईआरटी बताती है वो है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesize other constituents of the cell and divide into two daughter cells is known as cell cycle। सेल साइकिल का सिंपली मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल अपना डीएनए को रेप्लिकेट या डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा, एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी। एक पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बट डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, नॉट इन द लाइफ साइकिल, इन द सेल साइकिल। इन द सेल साइकिल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यानी कि ग्रोथ ऑफ द सेल जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हर फेज़ के दौरान चलती रहेगी। बट जो डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए डुप्लीकेशन होती है, वो सिर्फ एस फेज़ के दौरान ही चलती है, वो सिर्फ एस फेज़ में ही चलती है। कौन? डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। अब अगर हम देखें तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा था जो मैं यहाँ पे लाई हूँ। तो इस डायग्राम को समझने के लिए हम पहले ये फ्लो चार्ट समझते हैं, फिर हम डायग्राम पे दोबारा आ जाएंगे। सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज। इंटरफेज को हमने फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, नंबर 1 G1 फेज, नंबर 2 S फेज, नंबर 3 G2 फेज। जो M फेज होता है उसको हमने 2 में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये होता है पूरा सेल साइकिल। सबसे पहले आएगा इंटरफेज का G1 फेज, फिर आएगा S फेज, फिर आएगा G2 फेज, फिर आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो अब हम इस डायग्राम पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो पूरा फेज है, ये दिस इज़ योर इंटरफेज। इंटरफेज का नाम इंटरफेज पड़ा क्यों? क्योंकि इट अकर बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया? इंटरफेज हो गया, जिसमें G1, S एंड G2 फेजेस आ गए। फिर आपका एम फेज ये वाला हो गया, जिसमें क्या क्या आ गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद आ गया साइटोकाइनेसिस। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को मिला के हम क्या कह देते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। फिर एनसीईआरटी में हमें 2 डाटा गिवन हैं। नंबर 1 ह्यूमन सेल जो होता है उसकी सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स, और जो ईस्ट होता है जो एक फंजाई होता है, यूनिसेलुलर फंजाई, उसकी जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है दैट इज़ 90 मिनट्स और 1.5 आवर। अब एक और डाटा हमें एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ जो इंटरफेज होता है इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लास्ट ओनली अबाउट एन आवर। इसका क्या मतलब है? जो इंटरफेज होता है जिसमें G1, S एंड G2 फेजेस आते हैं, वो 23, अगर मेरा ह्यूमन सेल का सेल साइकिल डिवीजन 24 आवर है तो उसमें से 23 आवर सेल किस में बिताएगा? इंटरफेज में, और सिर्फ 1 आवर किस में बिताएगा? एम फेज में।
यानी कि 95% ड्यूरेशन जो होगी वो इंटरफेज लेगा और 5% लेस देन 5% ड्यूरेशन किसका होगा, एम फेज का होगा। अब हम आते हैं इंटरफेज, जिसका दूसरा नाम होता है रेस्टिंग फेज। तो इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में 3 फेजेस आते हैं, G1, S एंड G2 फेजेस। अब रेस्टिंग फेज हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रही। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन शुरू होती है, इंटरफेज में क्या होता है, सिर्फ प्रिपरेशन होती है, इसलिए इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। इंटरफेज में सिर्फ प्रिपरेशन होती है, जैसे मान लीजिए एम फेज के दौरान कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो G2 फेज में बन जाएगा। एम फेज के दौरान अगर हमें एक्स्ट्रा DNA की रिक्वायरमेंट है तो वो S फेज में बन जाएगा। तो मतलब एम फेज में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज़ें इंटरफेज में बन जाती हैं, तो इसीलिए हम इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। और इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, इस रिस्पेक्ट में हमने इसको रेस्टिंग फेज कहा है। अब G1 में क्या होता है, सेल इज़ मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज। ये NCERT की ही लाइन है, G1 में सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होता है और कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता है। एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होती है। अगर मान लीजिए पहले DNA कंटेंट था 2C, तो अब रेप्लिकेशन हो गई तो DNA कंटेंट कितना हो गया, 4C। बट जो क्रोमोसोम का नंबर है, अगर पहले 2N था तो अब भी क्या रहेगा, 2N ही रहेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। और एस फेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो भी डुप्लीकेट करता है। तो एस फेज में 2 चीज़ों की डुप्लीकेशन होती है, एक DNA की और एक सेंट्रियोल की। G2 फेजेस में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है और प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। वो प्रोटीन्स बनते हैं जो एम फेज में रिक्वायर होते हैं, उनको बनाना हम G2 फेज में शुरू कर देते हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब है 2N से 2N का, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए इसको भी एक क्रोमोसोम कहा जाता है और इसको भी एक क्रोमोसोम कहा जाता है, दोनों ही एक एक क्रोमोसोम है। हम जब क्रोमोसोम का नंबर बताते हैं तो हम गिनते हैं इनका सेंट्रोमेयर। क्या गिनते हैं, इनका सेंट्रोमेयर। जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है और अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो 1 क्रोमोसोम, इट इज़ ऑल्सो 1 क्रोमोसोम। तो फिर डिफरेंस कहाँ है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं और इसमें सिर्फ 1 क्रोमैटिड है, इसमें सिर्फ 1 क्रोमैटिड है। जब हम क्रोमोसोम का नंबर बताते हैं तो हम क्या गिनते हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 क्रोमोसोम है, मैं फॉर कन्वीनियंस बना देती हूँ 5 क्रोमोसोम मैं बना देती हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से मैं यहाँ पे बना देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने जब काउंट किया तो ये भी 5 निकले और ये भी 5 ही हैं, तो मैं इनको भी 5 क्रोमोसोम ही बोल रही हूँ और इसको भी 5 क्रोमोसोम ही बोल रही हूँ। क्यों, ये नीचे वाले ग्रुप को मैंने 10 क्रोमोसोम क्यों नहीं कहा, होने तो 10 चाहिए ना, क्योंकि 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमैटिड कितने हैं, 10। पर हम जब क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं ना, तो हम काउंट करते हैं सेंट्रोमियर को, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, कि कितनी प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हैं। देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये कितने क्रोमोसोम है, 5 क्रोमोसोम है। यहाँ देखें तो कितनी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 5।
तो यानी कि इनको भी हम क्या कहेंगे, 5 क्रोमोज़ोम ही कहेंगे, 10 क्रोमोज़ोम नहीं कहेंगे। हाँ, इनको हम ये कह देंगे कि हर क्रोमोज़ोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं और यहाँ पे हर क्रोमोज़ोम में सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है एस फेज़ में, तो होता क्या है वो मैं बताती हूँ। हमारे पास जो इनिशियल क्रोमोज़ोम होता है वो ऐसा होता है G1 फेज़ में। जब ये एस फेज़ में जाता है तो एक क्रोमैटिड तो पहले से थी, ये वाली। अब जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो दूसरी क्रोमैटिड भी बन जाती है। तो ये हो गया एस फेज़ के दौरान। अब आप देखिए जो डीएनए का कंटेंट है, मान लीजिए इसमें 2C है तो इसमें कितना हो गया 4C। बट आप मुझे ये बताइए कि क्रोमोज़ोम यहाँ कितने हैं G1 फेज़ में, ओनली 1 क्रोमोज़ोम। और यहाँ कितने क्रोमोज़ोम हैं, अभी भी 1 क्रोमोज़ोम है। यानी कि क्रोमोज़ोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, डीएनए का कंटेंट ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, क्रोमोज़ोम का नंबर चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी थी कि 2n का 2n ही रहा, क्रोमोज़ोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, बट डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो गया। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ हर्ट सेल्स डोंट डिवाइड। हर्ट के जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन शो नहीं करते, सेल डिवीजन शो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज या इनएक्टिव स्टेज। तो क्विसेंट स्टेज और इनएक्टिव स्टेज का क्या मतलब होता है, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। अब आपको पढ़ रहे होगे इनएक्टिव स्टेज और यहाँ पे टर्म पढ़ रहे हो एक्टिव। इसको हम इनएक्टिव स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, सेल नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, सेल डू नॉट डिवाइड। ठीक है, अगर सेल इस फेज़ में एंटर कर जाए तो सेल डिवाइड नहीं करता एंड सेल, बट अगर सेल इस फेज़ में एंटर कर जाए तो ये बात नहीं कि वो मेटाबॉलिकली भी इनएक्टिव हो जाएगा, वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा, बस इनएक्टिव क्यों कहा फिर इसे, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न नहीं शो करता। देखिए ये डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का, यहाँ था सेल ने G1 फेज़ में एंटर किया, अब उसको लग रहा है कि उसको डिवीज़न नहीं करनी चाहिए थी, तो वो कहाँ चला जाएगा G0 फेज़ में, G0 फेज़ में। ठीक है, G0 फेज़ क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, बट क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव भी नहीं रहता, तो आंसर इज़ नो, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। मतलब जो सेल होता है वो पहले G1 फेज़ में एंटर करेगा, अब उसको लग रहा है कि उसने गलती कर दी सेल्स साइकिल में एंटर करके, तो वो क्या करेगा G0 फेज़ में एग्ज़िट मार लेगा। यहाँ पे आपका G0 फेज़ दिखा रखा है, G1 फेज़ में एंटर किया, अगर उसको लगा कि नहीं मुझे आगे नहीं जाना सेल डिवीज़न में, तो वो क्या करेगा G0 फेज़ से एग्ज़िट हो जाएगा। कहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा, सेल साइकिल से। अब एक और क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है वो है, इन एनिमल्स माइटोसिस अकर ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट मेल हनी बीज। आपको पता होगा हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मतलब वो मेल हनी बीज, मतलब हनी बी की जो वैरायटी होती है राइट, उसमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का जेनेटिक सिस्टम होता है। तो अब आपको पता है एनिमल्स में जो माइटोसिस होती है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, बट एक्सेप्शन इसका क्या है, मेल हनी बीज। मेल हनी बीज क्या होते हैं, हेप्लॉयड, उनमें कोई सेल डिवीज़न होनी होती है, माइटोसिस होनी होती है, तो वो किस में होती है, हेप्लॉयड सेल्स में होती है। क्योंकि जो हनी बीज की वैरायटी होती है उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप होती है। ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं जेनेटिक्स में।
अब अगर हम देखें इन प्लांट्स माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड में सेल्स में ही हो सकती है। प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकती है। बस एनिमल्स के केस में ये था कि माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है और इसमें भी एक्सेप्शन आ गया मेल हनी बीज का। अब हम आते हैं एम फेज पे। एम फेज इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। एम फेज में बहुत सारा ड्रामा होता है तो इसीलिए हमने इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कह दिया। एम फेज में माइटोसिस, अब हमारा आज का जो मोटो है वो ये है कि हम माइटोसिस को कंप्लीट कर लें। तो उससे पहले माइटोसिस को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो आपको जस्ट अभी 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो एम फेज होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस को हमने अब फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब हम एक एक करके फेजेस पढ़ेंगे और फिर हमें समझ आ जाएगा कि माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया जीवन फेज के दौरान अभी जीवन फेज के दौरान क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन है, ठीक है। बट जब ये एस फेज में गया तो इसने अपना डीएनए कंटेंट क्या कर लिया, डबल कर लिया, यानी कि अब बहुत सारा डीएनए कंटेंट हो गया। अगर यहाँ पे 2C था तो यहाँ पे 4C डीएनए कंटेंट हो गया। अभी ये कंडेंसेशन नहीं हो रखा इनका, अभी ये क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर आएगा G2 फेज। G2 फेज में भी ऐसा ही रहेगा, 4C कंटेंट ही रहेगा। मतलब G1 फेज में 2C था, S फेज में 4C हुआ और G2 फेज में 4C ही रहा। अब क्या होगा, अब आएगी प्रोफेज। क्योंकि हमें पता है G1, S और G2 के बाद कौन सी फेज आती है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा दिखना लग जाएगा। बट क्या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट भी प्रोफेज में हो जाता है, तो आंसर इज नो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इनिशिएट प्रोफेज में होता है और कंप्लीट मेटाफेज में होता है। तो पहले हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्रोमैटिन की फॉर्म में था और अब वो किस फॉर्म में आ गया है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया है। फिर क्या होता है, मेटाफेज होता है। फॉर कन्वीनियंस मान लीजिए ये एक सेल है जिसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। हमने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम माना है। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम जाएगा मेटाफेजिक प्लेट पे, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होगा, फॉर कन्वीनियंस हम 2 क्रोमोसोम मान लेते हैं क्योंकि वो दिखाना फिर इजी हो जाता है। तो ये एक ऐसी मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है मेटाफेज के दौरान। एनाफेज में क्या होता है,
जो ये क्रोमोसोम है ये यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है और आधा पोर्शन नीचे आ जाता है। यहाँ से बीच में से ये कट हो जाता है, तो आधा पोर्शन ऊपर चला जाता है और आधा पोर्शन नीचे चला जाता है। किस फेज़ में? एनाफेज में। तो मैंने वही ड्रॉ किया एनाफेज में। फिर टीलोफेज में क्या होता है? जो ये क्रोमोसोम बना हमारा, इसके तरफ, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और फिर ये वाली चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है और ये दो नए सेल्स बन जाते हैं। तो आपने देखा एक सेल से दो नए सेल बन गए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ओरिजिनल सेल था, ये वाला जो सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 2 क्रोमोसोम है। कैसे पता चला? आपने सेंट्रोमेयर को काउंट करा, कितने सेंट्रोमेयर हैं? 2 सेंट्रोमेयर हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 क्रोमोसोम हैं। ठीक है। अब आप इस वाले सेल में आए जो डॉटर सेल है, इसमें आपने देखा कितने क्रोमोसोम हैं? 2 ही क्रोमोसोम हैं, 2 ही क्रोमोसोम हैं। ठीक है। तो यानी कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम क्या कहते हैं? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। डीएनए कंटेंट तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स थे एक क्रोमोसोम में और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमैटिड बचा, तो डीएनए कंटेंट तो हाफ हुआ है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रह गया है, इसीलिए हमने माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा। तो अब हम यही सब कुछ एनसीईआरटी में देख लेते हैं। जो मैंने लाइनें हाईलाइट कर रखी हैं वही इम्पॉर्टेंट है सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सब में तो कहानियाँ बुझा रखी हैं इन्होंने, कहानियाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखी हैं लाइंस, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला प्रोफेज में हमें पता चलता है कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल शुरू होता है। इनिशिएशन वर्ड इज़ हाईलाइटेड। तो पहले क्रोमोसोम क्रोमैटिन की फॉर्म में था, अब वो कैसा हो गया है? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन होना। अनटेंगल होना भी कंडेंसेशन होना ही कहते हैं। अनटेंगल और कंडेंसेशन होना एक ही बात होता है। अनटेंगल का मतलब वो एक पर्टिकुलर शेप में आ रहा है, अभी ये कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं है। अनटेंगल होके ये किस शेप में? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की शेप में आ रहा है। Now chromosome are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. तो प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम जो होता है उसमें कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ये लिख रखा है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो लिख रखी है वो लिख रखी है सेंट्रोजोम के बारे में। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। सेंट्रोजोम भी डुप्लीकेशन कब करता है? एस फेज के दौरान करता है। तो जो सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन करता है एस फेज के दौरान, तो अब कितने सेंट्रोजोम हो गए? 2। पहले एक सेल में एक ही सेंट्रोजोम था, अब जब इसने डुप्लीकेशन की एस फेज के दौरान तो अब एक सेल में कितने सेंट्रोजोम हो गए? 2 सेंट्रोजोम हो गए। तो दोनों सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम ऊपर वाले पोल पे जाएगा और एक सेंट्रोजोम नीचे वाले पोल पे जाएगा। एंड हर एक जो सेंट्रोजोम है वो क्या निकालेगा अपने अंदर से? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हम सेल नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के 3 टाइप के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रेडिएट आउट करते हैं सेंट्रोजोम माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट आउट करते हैं और उनको कहते हैं हम एस्टर्स। तो ये जो 2 एस्टर्स बने अलोंग विद स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम क्या कह देते हैं? माइटोटिक अपैरेटस।
अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो जब सेल प्रोफेज में होता है तो एंड ऑफ प्रोफेज तक आते आते उसमें से 4 चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। नंबर 1 गोल्गी, नंबर 2 ER, नंबर 3 न्यूक्लियोलस एंड नंबर 4 न्यूक्लियर एनवेलप। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज में आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्रोमोज़ोम ऐसे ऐसे पड़ा था क्रोमैटिन की फॉर्म में, वो क्रोमोज़ोम की फॉर्म में कंडेंसेशन शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो सेंट्रोजोम था जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, वो अपोजिट पोल पे गया है, उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट आउट करा है और इन 2 एस्टर्स इनको कह देते हैं, और इन एस्टर्स को अलोंग विथ स्पिंडल फाइबर क्या बोला जाता है, माइटोटिक अपैरेटस बोला जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल लैक गोल्गी कम्प्लेक्स, ER एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेज। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटाफेज। मेटाफेज इज द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस जिसमें क्रोमोज़ोम की कंडेंसेशन कंप्लीट होती है। मैंने पिछले प्रोफेज में भी हाईलाइट किया कि क्रोमोज़ोम की कंडेंसेशन इनिशिएट तो प्रोफेज में होती है बट कंप्लीट कब होती है, मेटाफेज में। और मेटाफेज में हम क्या पढ़ सकते हैं, इजीली मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोज़ोम्स को बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मेटाफेज क्रोमोज़ोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर and small disc-like structure at the surface of centromere are called kinetochore। ये होता है सेंट्रोमियर, ये वाला पोर्शन, और इसके चारों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जब स्पिंडल फाइबर आते हैं तो वो इस काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं। ये जो मैंने दिखाए हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर हैं, तो ये किससे अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर से। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट का मतलब क्या होता है, जितने भी क्रोमोज़ोम एक सेल में हैं वो सारे अलाइन हो जाते हैं, एक प्लेट की फॉर्म, एक प्लेट सी बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कह देते हैं। ये एक प्लेट बन गई, सारे क्रोमोज़ोम बीच में आ गए सेंटर ऑफ द सेल में, और ये एक प्लेट बना लेते हैं जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो क्या क्या हुआ मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोज़ोम। स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो काइनेटोकोर से अटैच हो गए, और क्रोमोज़ोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। तो सिंपल सी बात है, जैसे प्रोफेज में 3 चीज़ें हुई थी, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोज़ोम, सेंट्रोजोम मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल एंड सेल लैक गोल्गी, ER, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये 3 चीज़ें प्रोफेज में याद रखनी है। मेटाफेज में क्या याद रखना है कि सेल जो है वो मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के साथ। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं क्या, क्रोमोज़ोम। यानी कि पहले क्रोमोज़ोम कैसा था, ऐसा था, पहले क्रोमोज़ोम कैसा था, ऐसा था। अब ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा, आधा क्रोमोज़ोम ऊपर चला जाएगा, आधा क्रोमोज़ोम नीचे चला जाएगा। और ये याद रखना है कि क्रोमोज़ोम इस तरीके से स्प्लिट होते हैं कि जो सेंट्रोमियर है ना हर एक क्रोमोज़ोम का, वो पोल की तरफ रहेगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो है ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, तो ये पोल की तरफ है। ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ है, और ये जो क्रोमैटिड्स जो इसकी आर्म है पीछे वो सेंटर की तरफ है, और जो सेंट्रोमियर है वो किस तरफ है, पोल की तरफ है। तो इसमें एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, यानी कि ये जो 2 क्रोमैटिड्स थे ये आपस में क्या हो जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। तो आपको एनाफेज में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। देन आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जैसे अब हमारे पास प्रोफेज मेटाफेज में क्रोमोसोम बन गया था, अब ये दोबारा से क्रोमोसोम क्या आ जाएगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। Nuclear envelope develop around the chromosome cluster at each pole forming 2 daughter nuclei, nucleolus, Golgi and ER reform। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एंड ER चले गए थे प्रोफेज के दौरान, वो टीलोफेज में क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में। तो दिस वाज 4 phases ऑफ माइटोसिस। अगर हम रिवाइज करें तो प्रोफेज में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, नंबर 2 सेंट्रोसोम के बारे में, नंबर 3 कौन सी ऑर्गेनेलीज चली जाती हैं, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। मेटाफेज में याद रखना है कि मेटाफेजिक प्लेट बनती है और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, सिर्फ इतना याद रखना है। एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाता है और क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। टीलोफेज में याद रखना है कि क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन बन जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी और ER जो प्रोफेज में चले गए थे वो टेलोफेज में वापस आ जाते हैं। अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। तो साइटोकाइनेसिस में आपको ये याद रखना है कि एनिमल सेल में फरो मेथड से और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होती है। सेल फरो मेथड क्या है, जैसे ये आपका एनिमल सेल है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका टीलोफेज के बाद का सीन है। तो होगा क्या, पहले सेल ऐसे जाएगा, फिर ये डिप्रेशन और गहरा होता जाएगा और फिर ये जो सेल है ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे पहले ये ऐसे था, फिर ये थोड़ा पास आया, फिर ये 2 में स्प्लिट हो गया, पिंच ऑफ हो गया एक दूसरे से। तो इसको कहते हैं फरो फॉर्मेशन। पहले जैसे सेल ऐसे था, फिर वो ऐसे हुआ, फिर वो और ऐसे हुआ, फिर वो 2 में पिंच ऑफ हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फरो फॉर्मेशन। तो एनिमल सेल में कैसे होती है, फरो फॉर्मेशन के हेल्प से होती है। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। और जो प्लांट सेल होती है उसमें वॉल फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे तो क्या एनिमल सेल में तो क्या था, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे फरो जा रहा था, राइट, बाहर से अंदर की तरफ फरो जा रहा था। तो ये तो एनिमल मेथड हो गया, एनिमल्स में होने वाला मेथड हो गया। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट सेल है, यहाँ से सेल प्लेट बननी शुरू होती है, यहाँ से वॉल फॉर्मेशन होनी शुरू होती है और वॉल फॉर्मेशन ऐसे बाहर की तरफ जाती है। अब ये जो 2 सेल्स हैं ये 2 सेल्स बन जाते हैं ऐसे, ये 2 सेल्स बन गए ना अलग अलग, फिर ये पिंच ऑफ हो जाते हैं। यानी कि एनिमल सेल में क्या था, प्लांट सेल में क्या था, बीच में से शुरू हुआ और साइडवेज ग्रोथ की। एनिमल सेल में क्या था, साइडवेज से शुरू हुआ और बीच की तरफ ग्रोथ हुई, दोनों में अपोजिट था। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल walls. The formation of new cell wall begin with the formation of simple precursor called the cell plate that represent middle lamella between the walls of 2 adjacent cells. तो cell plate क्या represent करता है, middle lamella को represent करता है। आपको बस इसमें ये याद रखना है इस साइटोकाइनेसिस में कि एनिमल सेल में फरो मेथड से होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है।
सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडल लेमेला, एक ये पॉइंट याद रखना है। एनिमल सेल में पहले फरो बनता है, तो फरो पहले साइडवेज बनता है और फिर सेंटर की तरफ आता है। और प्लांट सेल्स में क्या होता है, वॉल जो फॉर्मेशन होती है वो पहले सेंटर में होती है और फिर वो बाहर की तरफ ग्रो करती है, यानी कि पहले सेंटर में थी और फिर बाहर की तरफ ग्रो की। और एनिमल सेल में क्या था, पहले बाहर से अंदर की तरफ ग्रोथ हुई और प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हुई। अब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन सम ऑर्गेनिज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि कई बार कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती। दैट मीन्स जिसकी वजह से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है, जिस वजह से, और सिंसीशियम का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का होना, तो सिंसीशियम फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिंपल सा सिग्निफिकेंस है इसका, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रहता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर मुझे ग्रोथ करवानी है सेल में तो मैं किस वाले सेल डिवीज़न को चूज़ करूँगी, माइटोसिस को या मियोसिस को? माइटोसिस को। अगर मुझे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो मेरी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू सेल ग्रोथ, उसको रिस्टोर करना है तो मैं किसको यूज़ करूँगी? माइटोसिस को। अगर मुझे सेल को रिपेयर करना है तो मैं किसको यूज़ करूँगी? माइटोसिस को। जैसे कि जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, जैसे आजकल बहुत पोल्यूशन है तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है, जिस वजह से सेल की रिपेयर बार बार होनी ज़रूरी होती है। लाइनिंग ऑफ गट, जैसे HCl है तो वो गट के सेल्स को कोरोड कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उनको भी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड सेल्स जैसे RBCs का लाइफ स्पैन ही 120 डेज़ होता है, और मान लो इससे पहले वो उनको कहीं से चोट लग जाए तो उनकी रिपेयर में भी क्या हेल्प करता है? माइटोसिस ही हेल्प करता है। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कॉन्टीन्यूस हो पाती है थ्रू आउट देयर लाइफ। हमें पता है प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होती है और एनिमल की ग्रोथ एक अप टू अ सर्टेन एज लिमिट तक ही होती है। तो ये थे माइटोसिस के सिग्निफिकेंस एंड ये था हमारा पूरा कंप्लीट माइटोसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड ये हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस। बाय बाय।